अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिग्मा फिजिसिस्ट। हम बात कर रहे थे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे। लेक्चर नंबर 5 पार्ट नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 पार्ट नंबर 1 में हमने एक लाइट के इम्पोर्टेंट बिहेवियर के बारे में डिस्कशन की थी, विच इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिटेल से डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होती क्या है, किस वजह से ऑब्जर्व होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस तरह से मीडियम के चेंज होने से अफेक्ट होते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पॉइंट नंबर 1 है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे, इन दोनों को तो आप समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्टेड रे वो रे है जो मीडियम के चेंज होने पे अपने आप को बेंड कर ले टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। खैर, यहाँ पे दो ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो शायद आप लोगों को अभी तक समझ ना आई हो। उसमें सबसे पहली एक तो टर्मिनोलॉजी है कि नॉर्मल क्या है और सेकंड टर्मिनोलॉजी है कि प्लेन क्या होता है। तो प्लेन की आप लोग डेफिनेशन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड प्लेन। अब प्लेन से क्या मुराद है मेरे पास कि इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम जो सिर्फ दो कंपोनेंट पे के ऊपर डिपेंडेंट हो, प्लेन कहलाते हैं। जैसे एक्स और वाई एक्सिस। अब इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम जो सिर्फ इन पे एग्जिस्ट करेंगे वो मेरे पास प्लेन कहलाएंगे। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको। अब नॉर्मल लाइन बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जहाँ पे मेरी इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करती है किसी मीडियम की बाउंड्री से, उसको मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहता हूँ। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लूँ, जैसे आपको एक डॉटेड लाइन जो है वो नज़र आ भी रही होगी अपनी स्क्रीन पे, ठीक है? तो इस डॉटेड लाइन को, इस स्ट्रेट डॉटेड लाइन को मैं नॉर्मल कहता हूँ। अब नॉर्मल को बेसिकली हमारे पास जो है वो बनाने का मकसद क्या है? तो नॉर्मल को बनाने का मकसद है कि हमारे पास मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हम ईज़िली इन तीनों एंगल को अगर मेजर करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइन, सो वी कैन यूज़ नॉर्मल लाइन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। नॉर्मल लाइन का बेसिकली मकसद है कि हम कोई भी अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कोई भी एंगल इसके हिसाब से निकाल सकते हैं ताकि हमें हमारे काम में आसानी हो जाए। मेरा जो पहला पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मौजूद होंगे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ही प्लेन में मौजूद होंगे। प्लेन क्या, मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर समझा दिए कि इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम जो इसके सिर्फ दो कंपोनेंट हो या दो एक्सिस के पर डिपेंडेंट हो, वो प्लेन कहलाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। और सेकंड पॉइंट इज द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये ही पॉइंट हमारे पास स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। बेसिकली स्नेल्स लॉ जो है वो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। स्नेल लॉ मुझे कहता है कि अगर जो मैंने अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिवाइड कर दूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से और इन दोनों का साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लूं, तो मेरे पास कोई कांस्टेंट आ जाएगा, कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब वो कांस्टेंट जो है वो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। किस चीज़ का? जिस मीडियम में
रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रही है, जिस मीडियम में हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा वो जो कांस्टेंट नंबर आएगा मेरे पास। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पे एक मैथमेटिकल फॉर्म नज़र आ रही होगी। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या किया हुआ है मैंने एक जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसके बाद मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है चीटा 1 से। बेसिकली क्या हुआ है मेरे पास कि मेरे पास देखें यहाँ पर दो मीडियम मौजूद हैं, एयर का और वाटर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास हम लोग आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो खैर अभी मैं पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने n1 लिख लिया है। ठीक है, फिर मैंने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने का मकसद क्या है कि स्नेल्स लॉ ने हमारे पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना कंपलसरी कहा है, इसलिए हम अपनी इक्वेशन में भी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो मैंने साइन लिख लिया और अब साइन जो है वो किसी एंगल के ऊपर ऑपरेट होता है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ी हुई तो आप लोग पढ़ लेंगे कि साइन हमेशा चीटा होता है। खैर चीटा एक एंगल है। अभी जो है मैंने चीटा 1 लिखा हुआ है। बेसिकली चीटा 1 और चीटा 2 जो है मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। और n2 जो है वो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विच इज़ हेयर वाटर, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या लिख दिया, n1 साइन आई क्या है, बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस, और n1 जो हमारी एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, उसके बाद n2 साइन आर क्या है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स साइन आर बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद उसके साथ मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है किस चीज़ का, सेकंड मीडियम का। अब साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर मैंने क्या किया है अपनी इक्वेशन में, मैंने एक जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है उस पे मैंने जो जो एंगल वाली टर्म्स हैं वो लिख ली हैं। ठीक है, और जो मेरी राइट हैंड साइड है उस पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली टर्म्स लिखी। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखना कि जब मैंने अपनी एंगल वाली टर्म लिखी है तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। पहली कंफ्यूजन तो ये होती है कि अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवीजन में किस तरह आ गया। बेसिकली क्या किया होता है कि जो चीज़ एक इक्वेशन की एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो जब वो दूसरी साइड पे जाती है डिवाइड हो जाती है। पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है। फिर दूसरी जो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है वो ये है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नीचे भी तो लिख सकते थे। तो स्टूडेंट उसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि देखें हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेसिकली वो पहले बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसके बाद बनता है। तो इसीलिए मैंने जो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको पहले लिखा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में बाद में लिखा है। इसको आप लोग इस तरह नहीं कर सकते कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जो है वो न्यूमिनेटर में लिख लें और एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो है वो डिनोमिनेटर में लिख दें। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। उसके बाद n2 n2 बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब n1 क्या है, बेसिकली n1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है। अगर आप लोग अपनी बुक में एक टेबल मौजूद है, अगर आप लोग वो टेबल देखें तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो 1 लिखा हुआ है। इसलिए मैं जो मेरी एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या n1 को मैं 1 लिख देता हूँ और n2 विच इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सेकंड मीडियम। ठीक है, तो n2 को मैं n से ही रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरे पास जो स्नेल लॉ है उसकी एक फार्मूले के तौर पे एक फॉर्म आ जाती है जिसको मैं कहता हूँ साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू एन।
ठीक है, बुक में ये पूरी जनरलाइजेशन नहीं मौजूद, डायरेक्ट ये फॉर्म लिखी हुई है स्नेल्स लॉ की। तो अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्म लिखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मेरा काम था आप लोगों को ये इक्वेशन किस तरह से ड्राइव हुई है वो समझाना। अच्छा, इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर बात करते हैं, वो है व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिफ्रैक्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टूडेंट मैं डिफाइन करता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। इट इज यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेसिकली मैंने किस तरह से डिफाइन किया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। अच्छा, अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से आउटर स्पेस है ना, वो बेसिकली हमारे पास वैक्यूम है। तो अर्थ में के एटमॉस्फेयर में क्योंकि एयर मौजूद है, ठीक है, तो वैक्यूम और एयर में जब लाइट रेज ट्रैवल करती है ना, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती, वो सिमिलर ही रहती है। इसलिए मैं वैक्यूम को और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो सेम ही होगी हमेशा। लेकिन अगर यही लाइट रे जो है वो हमारे पास किसी डेंसर मीडियम जैसे वाटर में या जो है हमारे ग्लास में मूव करती है, तो ये लाइट रे अपने आप को बेंड कर लेती है और इसकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है। इस फ़र्क की वजह से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बेसिकली क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जब मैं अपनी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को किसी और मीडियम की में स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। उस कांस्टेंट नंबर को मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता हूँ सेकंड मीडियम का। ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है n=cv। अच्छा, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर हमारे पास जो स्नेल लॉ है, वो जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को के बारे में बता रही है। और जो मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, व्हिच इज़ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, तो वो भी मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 2 डेफ़िनेशन किस तरह से हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि स्नेल लॉ जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इंफॉर्मेशन देता है, जो हम स्नेल लॉ का फ़ॉर्मूला यूज़ करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, वो बेसिकली किस तरह निकालते हैं इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज़ करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने स्नेल लॉज़ के ही फ़ॉर्मूले को यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड ऑफ लाइट को यूज़ करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन करना चाहता हूँ, तो मैं बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी डेंसर मीडियम को डिवाइड कर दूँगा और उस डिवीज़न से जो आंसर आएगा, उसे मैं कहूँगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आपको ये फ़ॉर्मूला तो नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर n=cv। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इट इज़ यूनिटलेस फिज़िकल क्वांटिटी। तो मैं इसे फिज़िकल क्वांटिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एक मेज़रेबल क्वांटिटी है। एंड यू नो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, आप देखें स्पीड स्पीड के साथ डिवाइड हो रही है और स्पीड का आप लोगों को पता है कि यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड ओवर मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है। अब स्पीड मीटर पर सेकंड ओवर मीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर में जो है मेरे पास सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये आगे हम अभी समझ आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय यूजिंग स्नेल लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। वो एग्जांपल है डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास। अब इसमें क्या है बेसिकली कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मेरे पास गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मेरे पास गिवन है।
क्योंकि वैक्यूम एक रेयर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो मैं अपना बेसिकली फार्मूला को यूज़ करता हूँ, विच इज़ n = cv, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक हो गया। तो मेरे पास 3/2 आ गया, मीटर पर सेकंड से कैंसिल आउट हो गया। इस वजह से मैंने स्टेटमेंट लिखी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो मीटर पर सेकंड से कैंसिल आउट हो गया, 10⁸ 10⁸ से कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास जो मेरा फाइनल आंसर है वो डेसिमल फॉर्म में 1.5 आ गया। और मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है विच इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि अगर हम स्नेल लॉ से बेशक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करें, या मैं अपने जो इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करूं, मेरे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जो कांस्टेंट नंबर आता है वो सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ जो हमारी लाइट रेज है वो वैक्यूम से ग्लास में ट्रैवल कर रही है, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वो ग्लास के लिए आया है। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को देखना हो तो आपकी बुक में एक टेबल मौजूद है जिसमें डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। उधर आप लोग चेकआउट करना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो 1.5 है, चाहे आप इस चीज़ को गूगल कर लें। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। प्रोफाइल का लिंक मैंने दिया हुआ है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।